प्रिय विद्यार्थियों, हमारे YouTube चैनल इंजीनियर ब्राट संदीप आर्या में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हमारी चैनल के माध्यम से आपको लगातार वीडियो उपस्थित कराए जा रहे हैं। जब आपका जो एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए इन वीडियो के साथ साथ आप अपने नोट्स भी तैयार करते चले जाएं। इसके अलावा जब हमारा एक बार कोर्स पूरा हो जाएगा तो आपको हम महत्वपूर्ण सीरीज़ देंगे हर विषय की, चाहे वो इतिहास हो, चाहे भूगोल हो, चाहे आपका पॉलिटी हो, इसके अलावा चाहे इकोनॉमिक्स हो, चाहे फिजिक्स हो, आपकी केमिस्ट्री हो अथवा आपकी जीव विज्ञान हो। सभी के क्वेश्चन आपके सामने उपस्थित कराए जाएंगे। इसके अलावा आपसे एक निवेदन है कि आप जैसे आपके पास कोई भी किताब हो, लूसेंट वगैरह हो, तो उसके पीछे का जो हिस्सा होता है वन लाइनर जैसे पूछ लिया जाता है, उसमें आप याद करेंगे भारत में प्रथम महिलाएं, भारत में प्रथम पुरुष, विश्व में प्रथम महिलाएं, विश्व में प्रथम पुरुष। इसके अलावा विश्व का सबसे लंबा बांध पूछ लिया जाता है, विश्व का सबसे चौड़ा बांध, विश्व की सबसे लंबी नदी। इसके अलावा कुछ उपनाम होते हैं। इसके अलावा आपको जल संधियाँ मिल जाएंगी विभिन्न देशों के बीच, जो दो देशों के बीच आपकी रेखाएं होती हैं, तो उन रेखाओं से भी आपके कभी कभी प्रश्न आपके आ जाते हैं। इसके अलावा खेल हो गया, खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, कौन सा कब किस खेल से संबंधित है, तो ये नॉर्मल क्वेश्चन आप अपनी किसी भी बुक से तैयार कर सकते हैं। आप डेली का यदि एक चैप्टर करेंगे तो लगभग आपको 15 या 20 दिन लग जाएंगे वो पूरा चैप्टर करने में, लेकिन आपका एक बेस तैयार हो जाएगा, मजबूती तैयार हो जाएगी। इसके अलावा आपके जो दिवस होते हैं, दिवस का हमने आज से हम आपको दिवस बताएंगे, लेकिन दिवस पहले जो हमारा लेक्चर होगा लेक्चर बताएंगे, इसके बाद आपको दिवस के बारे में जानकारी दी जाएगी। हमारे जो 12 महीने के महत्वपूर्ण दिवस हैं उन पर भी हम आज चर्चा करेंगे, लेकिन कुछ आज दिवस देखेंगे, जैसे जनवरी का देख लेंगे और फरवरी का देख लेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी जो प्राचीन भारतीय इतिहास थी उसमें हमने पिछली वाली वीडियो में पढ़ा था, आपने पढ़ा होगा मौर्योत्तर काल, तो हमने उस वीडियो में बताया होगा कि अगला जो हमारा वीडियो बन के आएगा वो हमारा होगा गुप्त काल या गुप्त वंश का। गुप्त वंश के बाद आपका गुप्तोत्तर काल आएगा और इसके बाद ही आपका जो प्राचीन भारतीय इतिहास होगा वो समाप्त हो जाएगा। फिर हम पढ़ेंगे मध्यकालीन भारतीय इतिहास। तो आज सबसे पहले यदि हम गुप्त वंश की चर्चा करें, गुप्त वंश आपका 240 से लगा के 570 ईस्वी तक चलता है, लेकिन इसका जो महत्वपूर्ण आप देखेंगे, जो महत्वपूर्ण जो शासक हुए वो मात्र 476 ईस्वी तक ही होते हैं। लेकिन फिर भी आप देखें जो गुप्त वंश है ये 570 ईस्वी तक जाता है। तो इसमें गुप्त वंश के बारे में जानकारी के कई स्रोत हैं। आप देखेंगे गुप्त वंश की जानकारी के जो स्रोत आते हैं, आप देखेंगे इसके जो स्रोत हैं, सबसे पहले हम यदि साहित्यिक स्रोत की बात कर लें, इसके अलावा इसमें हमें कुछ पुरातात्विक स्रोत भी मिलते हैं। इसके अलावा कुछ विदेशी यात्रियों का विवरण मिलता है। तो इस प्रकार से भी हमें आप देखेंगे गुप्त वंश के स्रोत मिल जाते हैं। किसकी इस वंश की उत्पत्ति कैसे हुई, इस वंश के शासक किस धर्म को ज़्यादा मानते थे, इसके अलावा इसमें जितने शासक हुए पराक्रमी कौन कौन थे, इसके अलावा उनके कार्य क्या थे, इन सब की जो जानकारी है वो हमें इन स्रोत से भी मिल सकती है। साहित्यिक स्रोत में बात करें तो पुराण में मुख्यतः वायु पुराण से हमें गुप्त वंश की जानकारी प्राप्त होती है। इसके अलावा आपने पढ़ा होगा कालिदास एक कवि हैं, तो उसमें आपने अभिज्ञान शकुंतलम पढ़ी होगी, तो उससे भी हमें गुप्त वंश की जानकारी प्राप्त होती है कि उस काल की राजनीतिक दशा कैसी थी, आर्थिक दशा कैसी थी, उस काल का धार्मिक जीवन कैसा था, इसके अलावा उस काल के लोगों का रहन सहन कैसा था। इस सब की जानकारी हमें साहित्यिक स्रोत से मिल जाती है। इसके अलावा समुद्रगुप्त आप जानते खुद एक क्या था, कवि था, तो उसने भी कई सारी पुस्तकें लिखी थी। इसके अलावा आप ये भी जानते हैं कि चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में ही नवरत्न रहते थे, तो उस काल के बारे में भी हमें पता चलता, भौतिक जानकारी प्राप्त हो जाती है। इसके अलावा यदि इसी साहित्यिक स्रोत की चर्चा आगे करें तो आप जानते हैं समुद्रगुप्त के दरबार में प्रयाग प्रशस्ति के लेखक हरिश्रण रहते थे, तो उससे भी हमें जानकारी प्राप्त हो जाती है। उसने बताया कि हरिश्रण ने बताया कि समुद्रगुप्त सबसे प्रतापी शासक था। आप जानते हैं समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। इसके अलावा यहाँ साहित्यिक स्रोत से भी चर्चा हो जाती है। पुरातात्विक स्रोत में आप देख लेंगे अभिलेख,
अभिलेख आप जानते हैं कि जो सबसे ज़्यादा अभिलेख हैं वो कुमारगुप्त के पाए जाते हैं। 18 अभिलेख के करीब उसके अभिलेख पाए जाते हैं। लेकिन इसके पहले भी आप देखेंगे मेहरौली स्तंभलेख है, और इसके अलावा समुद्रगुप्त का प्रयाग या आपका इलाहाबाद स्तंभलेख है। इससे भी हमें जानकारी प्राप्त हो जाती है। यदि हम पुरातात्विक स्रोत की बात करें तो अभिलेख, इसके अलावा मंदिर, इसके अलावा मुद्राएं आती हैं। आप जानते हैं अभिलेख, मैंने बताया कि भारत में अभिलेखों का जो जनक है मौर्य शासक अशोक को माना जाता है। इसके अलावा कुमारगुप्त के शासनकाल में 18 अभिलेख पाए जाते हैं। अर्थात यदि कहें कि गुप्त वंश में सबसे ज़्यादा अभिलेख किस शासक के हैं तो आप बताएंगे कुमारगुप्त के 18 हैं। इसके अलावा अभिलेख से जानकारी क्या प्राप्त होती है, जैसे आपने पढ़ा होगा इलाहाबाद स्तंभलेख या प्रयाग स्तंभलेख, वो किसका है? समुद्रगुप्त का है। तो इसमें हमें समुद्रगुप्त की विजयों का उल्लेख मिलता है। इसके अलावा आपने पढ़ा होगा भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त का, वो स्कंदगुप्त का जो अभिलेख है भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख, उसमें हमें पता चलता है कि उसने हूणों को भारत से बाहर खदेड़ दिया था। इसके अलावा ऐरण अभिलेख मिलता है भानुगुप्त का। इससे भी जानकारी प्राप्त होती है कि उस काल में सती प्रथा विद्यमान थी। अर्थात सती प्रथा की जानकारी देने वाला जो प्रथम अभिलेख है वो आपका ऐरण अभिलेख है। तो यहाँ से भी हमें कुछ जानकारियाँ प्राप्त हो जाती हैं गुप्त वंश के बारे में। यदि इसमें आगे बात करें सिक्कों की, तो जैसे समुद्रगुप्त है, इसके सिक्कों पर हमें बीड़ा बजाती हुई तस्वीर मिली, तो हमने मान लिया कि जो समुद्रगुप्त था वो बीड़ा बजाने में निपुण था, उसे बीड़ा वादक भी कहा जाता है। इसके अलावा धनुर्धारी प्रकार की आपको सिक्के मिले, गरुड़ प्रकार की सिक्के मिले, कई प्रकार की सिक्के मिले, हमें 6-7 प्रकार के सिक्के मिले गुप्त काल में। इसके अलावा विदेशियों की बात करें तो आप जानते हैं कि भारत आने वाला जो प्रथम चीनी यात्री था वो फायान था। फायान ये भारत आने वाला पहला चीनी यात्री था। जो चंद्रगुप्त द्वितीय, आपसे कह दिया जाए चंद्रगुप्त द्वितीय या इसी को बोला जाता है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, इसके शासनकाल में ये भारत आया था। क्योंकि इसकी जिज्ञासा थी भारत का भ्रमण करने के लिए, बौद्ध तीर्थ स्थलों को देखने के लिए, और इसके अलावा वहाँ पर जितना अध्ययन कर सके तो अध्ययन करने की। तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आया था। 3 वर्ष तक पाटलिपुत्र में रहा, इसके बाद ये चला गया था। तो इन सबसे भी हमें गुप्त वंश की उत्पत्ति के बारे में जानकारी प्राप्त हो जाती है। कुछ वैश्य मानते हैं गुप्त वंश के शासकों, कुछ शूद्र मानते हैं, कुछ क्षत्रिय मानते हैं, कुछ ब्राह्मण मानते हैं। प्रारंभ में ऐसा माना जाता था कि जो गुप्त वंश के शासक थे प्रारंभ वाले, वो किसी के सामंत थे। अर्थात जब भारत में कुषाण वंश का शासन था तो ऐसा माना जाता था कि कुषाणों के सामंत थी, और इनका जो इनकी उत्पत्ति हुई है वो 3री शताब्दी के अंत में लगभग आप देखेंगे तो 240 ईस्वी के आसपास कौशाम्बी के निकट माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इनका उत्तर प्रदेश और बिहार का क्षेत्र आता था, लेकिन इनका अधिकांश कार्य कहाँ होता था? उत्तर प्रदेश में। तो कौशाम्बी के आसपास ही इनकी उत्पत्ति को माना गया है। ये महाराज की उपाधि धारण करते थे। महाराज उस समय सामंत को कहा जाता था। तो गुप्त वंश में शुरू के जो 2 शासक हुए वो उन्होंने महाराज की उपाधि धारण की थी। तो ऐसा माना जाता था कि ये क्या है, मात्र सामंत थे, लेकिन धीरे धीरे इन्होंने अपनी शक्ति का विस्तार किया और एक समय ये राज्य करने लगे, ऐसा भी माना जाता है। तो इसमें आप सबसे पहले पढ़ेंगे गुप्त वंश का संस्थापक। आप जानते हैं कि गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। इस वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। ये 240 से लगा के 280 तक इसने शासन किए, और इसने महाराज की उपाधि धारण की। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था और उसने महाराज की उपाधि धारण की। शुरुआत में इसका जो क्षेत्र था वो इलाहाबाद के निकट कौशाम्बी था। इसके अलावा आप देखेंगे श्रीगुप्त का पुत्र हुआ घटोत्कच। तो घटोत्कच ने भी महाराज की उपाधि धारण की। इसका जो कार्यकाल है वो 280 से लगा के 319 ईस्वी तक है।
इसका भी शासनकाल लगभग 39 वर्षों तक रहा। लेकिन घटोत्कच का जो पुत्र हुआ, अर्थात इसका जो पुत्र हुआ उसका नाम था चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम 319 ईस्वी में गद्दी पर बैठा और 335 तक बराबर बैठा रहा। तो 319, इस पर आप देखेंगे, विचार करें तो मैंने कल बताया था कि 319 ईस्वी में एक संवत चला था जिसका नाम था गुप्त संवत। तो जो गुप्त संवत है वो इसकी राज्याभिषेक की डेट है। ऐसा माना जाता है कि जो गुप्त वंश का जो गुप्त संवत का संस्थापक है वो आपका चंद्रगुप्त प्रथम है, 319 में चलाया। इसके अलावा कह दिया जाए कि गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन है, तो गुप्त वंश का जो वास्तविक संस्थापक है वो चंद्रगुप्त प्रथम है। क्योंकि इसने सबसे पहले महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। इसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की तथा लिच्छवी राजकुमारी थी कुमार देवी, उससे इसने विवाह किया जिससे इसे पूरा कौशल जनपद मिल गया। इसके अलावा आप देखिए चंद्रगुप्त प्रथम का जो उत्तराधिकारी हुआ वो समुद्रगुप्त हुआ। आप जानते हैं कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त ये 335 से लगा के 300 आप देखेंगे 75 तक इसने शासन किया। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ये प्रश्न आ जाता है कि भारत के नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है, क्योंकि इसने 21 शासकों को पराजित किया था और कभी भी इसने आप देखेंगे पराजय का मोह स्वीकार नहीं किया। इसके अलावा आप जानते हैं कि जो समुद्रगुप्त है इसे लिच्छवी दौहित्र के नाम से भी जाना जाता है। लिच्छवी दौहित्र, लिच्छवी दौहित्र इसलिए कहते हैं क्योंकि चंद्रगुप्त प्रथम की जो पत्नी थी कुमार देवी, उसका जो संबंध था वो लिच्छवी वंश से था। इस कारण आप देखेंगे समुद्रगुप्त को लिच्छवी दौहित्र के नाम से भी जाना जाता है। आगे इसी में चर्चा करें तो समुद्रगुप्त को वीणावादक के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा इसके सिक्कों पर हमें वीणा बजाती हुई तस्वीर मिली है, इसलिए वीणावादक। तथा इसने कवि राजमार्ग की उपाधि धारण की। आपसे कह दिया जाए कि कवि राजमार्ग किसे कहा गया, तो समुद्रगुप्त को ही कहा जाता है। इसके अलावा आप देखेंगे जो प्रयाग स्तंभ लेख या प्रयाग प्रशस्ति लेख के जो लेखक हैं हरिसेन, वो भी समुद्रगुप्त के दरबार में ही रहते थे। हरिसेन प्रयाग प्रशस्ति के लेखक, प्रयाग प्रशस्ति की जो लेखक है हरिसेन, वो भी समुद्रगुप्त के दरबार में रहते थे। इसके अलावा आप जानेंगे समुद्रगुप्त ने कई प्रकार की मुद्राएं चलाई, जैसे धर्मधारी प्रकार हो गया, और इसके अलावा बीड़ा बजाती हुई तस्वीर मिल गई। तो इसने कई प्रकार के सिक्के भी चलाए थे। इसके अलावा इसके शासनकाल में आप देखें तो काफी मात्रा में इसका क्षेत्र हुआ करता था। इसके बाद समुद्रगुप्त का जो उत्तराधिकारी हुआ वो चंद्रगुप्त द्वितीय हुआ। इसके अलावा चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, इसलिए चंद्रगुप्त द्वितीय को चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। आपको मैंने बताया किसी चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में प्रथम चीनी यात्री फायान भारत आता है। फायान का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है धर्माचार। फायान की जिज्ञासा थी कि वो भारत का भ्रमण करे तथा बौद्ध तीर्थ स्थलों का अप्रत्यक्ष रूप से देख सके तथा वहां की जो गहराई है बौद्ध धर्म में उसको अपने अंदर उतार के अपने देश में उसका प्रचार प्रसार कर सके। तो इतना माना जाता है। समुद्रगुप्त के बारे में इतने प्रश्न आपके बनते हैं। इसके अलावा कह दिया जाए प्रयाग स्तंभ लेख या इलाहाबाद स्तंभ लेख किसका है, तो वो भी समुद्रगुप्त का है। समुद्रगुप्त का जो उत्तराधिकारी हुआ वो ऐसा माना जाता है रामगुप्त हुआ था, क्योंकि रामगुप्त के भी हमें सिक्के मिलते हैं। आप देखेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय ने इसी रामगुप्त की हत्या कर दी थी अपने भाई की, और उसकी पत्नी थी ध्रुव देवी,
उसको अपने साथ रख लिया था, ऐसा माना जाता है। इसके अलावा आप देखेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 रत्न रहते थे। तो पूछ लिया जाए कि 9 रत्न किसके दरबार में रहते थे? चंद्रगुप्त द्वितीय। इसके अलावा आप जब मध्यकालीन भारत पढ़ेंगे तो उसमें आपको अकबर मिलेगा, तो अकबर के दरबार में भी 9 रत्न रहते थे। तो इतना इसके बारे में, चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में पढ़ना पड़ता है। चंद्रगुप्त द्वितीय का जो उत्तराधिकारी हुआ वो कुमारगुप्त हुआ। ऐसा माना जाता है कि कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। बाद में आप पढ़ेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक का जो सेनापति था बख्तियार खिलजी, वो नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर देता है। बिहार में इसकी स्थापना हुई थी। इसके बाद आपका जो अगला शासक होता है वो माना जाता है स्कंदगुप्त को। स्कंदगुप्त का जो भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख है उससे हमें जानकारी प्राप्त होती है कि स्कंदगुप्त ने हूणों को भारत से बाहर खदेड़ दिया था, जिससे आप देखेंगे दोनों मार्ग आपस में बंद हो गए थे। इसके बाद इसका जो अगला उत्तराधिकारी हुआ वो भानुगुप्त हुआ। भानुगुप्त के ऐरण अभिलेख से जानकारी प्राप्त होती है कि इसके शासनकाल में पहली बार भारत में सती प्रथा देखने को मिलती, अर्थात सती प्रथा की जानकारी देने वाला प्रथम अभिलेख ही साक्ष्य आपका ऐरण अभिलेख था। इसके अलावा इसके आगे जो उत्तराधिकारी हुए बहुत कमजोर निकले। कुमारगुप्त द्वितीय हुआ, बुद्धगुप्त हुए, पुरुगुप्त हुए, ये कमजोर उत्तराधिकारी निकले। तो इसके बाद क्या होता, जो गुप्त वंश का अंतिम शासक था वो विष्णुगुप्त था। और जैसे ही गुप्त वंश समाप्त होता है तो कई छोटे छोटे राजवंशों की स्थापना होती है, जिसे हम पढ़ते हैं गुप्तोत्तर काल में। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगला हम पढ़ेंगे गुप्तोत्तर काल और इससे जुड़ी जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं होंगी वो भी हम इसी में पढ़ेंगे।